मान लीजिए मुझे जाना है पॉलिटिक्स में, आज ज्योतिरादित्य जी वो छोड़ के नहीं जाते। आज ही कुड हैव बीन नेचुरल लीडर कांग्रेस पार्टी। अब 2014 में कांग्रेस की हालत खराब तो हो चुकी थी। हर पार्टी अपने लीडर्स की ब्रांडिंग करती है। बीजेपी सेक्शन 370 लाती है। एज आप एक कश्मीरी पंडित हैं, इस बार तो केजरीवाल जी भी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इज नॉन स्टार्टर है। मोदी जी भी पूरे ब्रांड मास्टर हैं, मार्केटिंग के हीरो हैं, हर चीज इवेंट मैनेजमेंट है। व्यापम वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स ऑफ द सेंचुरी। तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा? ये मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ। अपने घरों से कूद कूद के भागे, एक बहुत शर्मनाक फेस था मध्य प्रदेश का। जितने जो गैंगस्टर जो आज आपको सामने दिख रहे हैं और किसानों की जो हालत देखी, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार कर क्या रही है। अगर एज ए बीजेपी देखा जाए तो दूसरा फेस क्या देखते हैं? सिंधिया जी को देखते हैं एज ए सीएम फेस। मैं बीजेपी की फॉर्च्यून्स पे स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा। I'll be happy if they decide their own fortunes. यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जो है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, आर्टिकल 38 में लिखा है। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे पहले पॉडकास्ट में, जो कि एक पॉलिटिकल पॉडकास्ट है। कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं 2 बार से जबलपुर के सांसद श्री विवेक तनखा जी। वैसे तो एक ये कश्मीरी पंडित हैं, बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, मध्य प्रदेश के सबसे यंगेस्ट एडवोकेट जनरल बनते हैं। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के पहले लॉयर हैं जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनते हैं। खुद का ट्रस्ट भी चलाते हैं, बहुत सारी सेवा भी कर रहे हैं विकलांग लोगों की। और क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं तो हमने कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी पूछे हैं। यूसीसी के बारे में पूछा है, वन नेशन वन इलेक्शंस के बारे में पूछा, हमने आर्टिकल 370 के बारे में पूछा। आजकल का यूथ पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेता है, एमएलए कैसे बने, एमपी कैसे बने, और यही सवाल हमने श्री विवेक तनखा जी से भी पूछा। कैसे एक नॉर्मल सा मिडिल क्लास पर्सन एमएलए बन सकता है, पॉलिटिक्स में जा सकता है। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पॉलिटिक्स के बारे में जाना, किस तरीके से इमेज पोर्ट्रे होती है, किस तरीके से राहुल गांधी जी ने अपनी पूरी की पूरी जो उनकी इमेज थी उसको डाइवर्सिफाई करा। सो मिलते हैं श्री विवेक तनखा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपने आपका एक प्रीशियस टाइम दिया। आप ऑलरेडी, सबसे बड़ी मोटिवेशन जब हम आपके बारे में थोड़ा जान रहे थे, सबसे बड़ी मोटिवेशन ये थी कि आप लॉयर भी हैं, उसको भी एक बहुत अच्छे तरीके से उस रोल को निभा रहे हैं, साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी हैं, साथ ही साथ आप एक ट्रस्ट भी चला रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं। सो किस तरीके से इस पूरी चीज़ को आप मैनेज कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से? देखिए, एक तो यू आर राइट, मैं बहुत सारे कैप्स पहनता हूँ। सबसे बड़ा कैप तो मेरी प्रोफेशनल कैप है। मैंने जो 1979 में वकालत स्टार्ट की और फिर एज यू राइटली सेड मैं एडवोकेट जनरल था स्टेट का 5 साल, फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया था सुप्रीम कोर्ट में। मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत की, डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया में भी अपेयर होता हूँ। तो मैंने अपने प्रोफेशन को थरली इंजॉय किया। माई प्रोफेशन इज ऑल्सो माई पैशन। जब आप कभी पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओगे तो आप बहुत खुश रहते हो। 24 घंटे भी कम होते हैं, इसलिए मेरे लिए 24 घंटे भी कम थे। मगर उसके साथ जब मैं इस जर्नी में था तो मैं रोटरी से कनेक्ट हो रहा, बहुत साल रोटरी से कनेक्टेड हूँ मैं, और फिर रोटरी के माध्यम से मैं सर्विस टू ह्यूमैनिटी में जुड़ गया। हमने बड़े बड़े मेडिकल मिशंस किए, 1-1 लाख लोग आते हैं, 600, 700 डॉक्टर्स आते हैं। स्कूल्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन हम लोगों ने इस्टेब्लिश किए। 25 साल हो गए अब जबलपुर में, भोपाल में, ग्वालियर में, बिलासपुर में, मंडला में करीब 700-800 स्पेशल चिल्ड्रन हैं जिनको हम लुक आफ्टर करते हैं। और इसी तरह हमने बहुत सारी चीज़ें टेकअप की। थर्ड पैशन वॉज पॉलिटिक्स। तो मैंने कहा इसको भी कंप्लीट कर लें इस जर्नी में। तो फिर उस पैशन को भी मैंने एक्सेप्ट किया। जब कोई लड़ने को नहीं तैयार था चुनाव, तो मैं लड़ गया। मैं कभी हार से डरता नहीं था, इसलिए लड़ गया। नॉर्मली लोग हारने से डरते हैं और मुझे हारने से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों ने कभी मेरी हार को हार नहीं माना और मैं हर हार में अपनी जीत भी देखता हूं। वो एक मेरा अलग मोटिवेशन है। ये पूरी जर्नी देखी जाए तो किस तरीके से, जब आप एडवोकेट लॉयर की पढ़ाई कर रहे थे तो कहाँ से इंस्पिरेशन आई, फिर उसके साथ साथ लॉयर में आप एक बहुत अच्छा कर रहे थे, तो 2016 में किस तरीके से पॉलिटिशियन जर्नी, मतलब ये पूरी इंस्पिरेशन में कोई आपके गॉडफादर आजकल बोलते हैं, कहीं से इंस्पिरेशन मिली, मोटिवेशन मिली, कहाँ से ये स्टार्टिंग कैसे हुई कि किस तरीके से आप एडवोकेसी में गए और देन उसके बाद? देखिए, एडवोकेसी तो मैंने पिताजी से ली।
जी। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े वकील थे मध्य प्रदेश के। 1972 में वो हाई कोर्ट के जज बन गए थे और 1978 में बहुत छोटी आयु में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। टेनिस खेलते वक्त उनको हार्ट अटैक हुआ एंड ही डिडंट सर्वाइव आफ्टर दैट। और मैं प्रैक्टिस में उनकी डेथ के बाद आया तो मेरे पास कुछ नहीं था। पिताजी का नाम था, लेगेसी थी, सो आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। बट मैंने हार नहीं मानी, ना कभी मैं चैलेंजेस से डरा। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को प्रोफेशनली आई हैव टू डू वेल, एक्सेल करना है मुझे। 12 साल की प्रैक्टिस में मुझे पहली बार मध्य प्रदेश के गवर्नर ने फोन करके एडवोकेट जनरलशिप ऑफर की थी। मैं मुश्किल से 34-35 साल का था, मैंने मांगी भी नहीं थी। उनका खुद फोन आया, मैंने कंसेंट भी भेज दी। बाद में वो घबरा गए कि इंडिया में कभी इतनी छोटी उम्र का कोई एडवोकेट जनरल बना नहीं है। तो मुझसे कहने लगे ऐसा करिए, आप एडिशनल एडवोकेट जनरल बन जाइए, डिफैक्टो एडवोकेट जनरल ना। और एक बुजुर्ग व्यक्ति मिस्टर पुत्तूलाल दुबे को एडवोकेट जनरल बना देते। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको कंसेंट एडवोकेट जनरल की दी थी, एडिशनल की नहीं दी थी। अगर आप मेरा नोटिफिकेशन एडिशनल निकालेंगे तो मैं मना कर दूंगा। उन्होंने निकाला, मैंने मना कर दिया। फिर 96 में पहली बार मुझे हाईकोर्ट जजशिप ऑफर हुई थी और वो राष्ट्रपति ने की थी, राष्ट्रपति भवन में। और मैंने कहा नहीं सर, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो चाहते थे कि मैं अपने पिताजी की लाइंस में जाऊँ। मैंने कहा नहीं, मैं पब्लिक स्पिरिटेड आदमी हूँ, मैं पब्लिक के लिए बहुत काम करना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए करना चाहता हूँ। मैं अपनी ताकत को पब्लिक की यूज में डालना चाहता हूँ। और वही मैंने किया। मैंने जो मेरा प्रोफेशनल स्ट्रेंथ थी, जो प्रोफेशनल प्रोग्रेस थी, मैं रोटरी के माध्यम से पूरी ताकत लगा के मैंने 6-7 तो मैंने ब्लड बैंक सेटअप किए 1-1 करोड़ के, जबलपुर में, नरसिंहपुर में, छिंदवाड़ा में, मंडला में, शहडोल में। मेरे इनिशिएटिव में सब ब्लड बैंक सेटअप हुए। जैसे कहाँ से मैं 1-1 करोड़ लेके आया, ये भी एक कहानी है, वो किसी और वक्त बताऊंगा। तो ये इस वक्त मैंने फिर स्टेट गवर्नमेंट से एग्रीमेंट किया कि मेरे ब्लड बैंक्स में से जो ब्लड है, किसी भी गरीब को वंचित मत करना अगर उसके पास पैसा नहीं है। ये मेरा कंडीशन थी कि मैं आपको पैसा जो दिला रहा हूँ अपने क्लाइंटों से, जिनकी केसेस मैंने लड़े और मैं जीते, इसलिए वो मुझे वो पैसा दे रहे हैं। तो मैंने कहा उससे जो पब्लिक गुड के लिए जो पैसा दे रहा हूँ, जो पब्लिक अस्पतालों में ये ब्लड बैंक्स आ रहे हैं, ये 2012 की बात है। तो ब्लड बैंक्स आए, आज भी चल रहे हैं सब ब्लड बैंक्स, रोटरी ब्लड बैंक के नाम से जाने जाते हैं। तो मैंने ऐसे मैंने आई हैव ऑलवेज बिलीव कि अगर इंसान सक्सेसफुल है, अगर तुम अपनी सक्सेस को लोगों से शेयर नहीं करोगे तो सक्सेस ज्यादा दिन रहती नहीं है। ये मेरी बिलीफ है। तो जब मैं पॉलिटिक्स में भी आया, मेरा इस सोशल सर्विस का आकार और बढ़ा। पहले तो एडवोकेसी के मारे था, अब एमपी के मारे भी होने लगा। तो जब आकार बढ़ा तो मैंने और सोशल सर्विस का आकार बढ़ाया। तो मेरा सोशल सर्विस, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल, पार्टी, ये कैप एक साथ चलता है। 24/7 चलता हूं मैं। मेरे पास कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं। ऑल डेज आर वर्किंग डेज फॉर मी। जस्ट सबको बताना चाहूंगा कि आज भी संडे है एंड संडे इवनिंग को हम लोग आज दिन भर मैं कुणाल चौधरी जी के साथ आई वॉज ऑन अ ट्रिप टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड उस रास्ते में हमने खेतों में भी गए, हमको किसानों ने रोका जी। आई वॉज शॉक्ड, बिलीव मी। मैं ये जरूर है कि मेरे पास, हमारी फैमिली के पास बहुत सारी जमीन है मुशान पिपरिया में, जो मुशान साहब का पैतृक गांव है, जहां मैं जा नहीं पाता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरा बेटा वरुण जाके देखभाल करता है थोड़ी बहुत। तो आज जब मैं गया और किसानों की जो हालत देखी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार कर क्या रही है। बेचारों की सोयाबीन क्रॉप या तो सूख गई है या सूखने वाली है। 1 महीने से पानी नहीं बरसा है इस पूरे रीजन में। किसान बेहाल है, परेशान है। उसने इतने सब इन्वेस्ट करके सीड्स लेके आए, वो बता रहे थे 9,000 रुपीज पर क्विंटल सीड की प्राइस है सोयाबीन की। तो वो भी डूब गया पूरा। तो मेरे को आज किसानों की प्लाइट देख के बड़ा
अजीब लगा और ऑड लगा। बल्कि मैंने उसी वक्त मेरी एक वीडियो बनाई गई और मैंने शिवराज जी से अपील की कि शिवराज जी, आप जनसेवक हो, आप जनता के लिए आए हो, छोड़िए ये सब जो यात्राएं आप कर रहे हो, पूरी ताकत लगा दीजिए इन किसानों को बिजली पहुंचाने के लिए, इन किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए, इनको इनकी जमीन को जल्दी से आप लोग जो सूखा हो गया है, सूखाग्रस्त डिक्लेयर करिए। तो मेरे को कभी कभी फीलिंग होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना कर सकता है और इन लोगों के हाथ में कितना लोगों के करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और ये क्यों नहीं उस अपॉर्चुनिटी को यूज करते फॉर गुड। करते हैं बट किसी के पीछे पड़ने से क्यों करते हैं? ये खुद होना चाहिए। किसान पॉइजन खा ले, जहर खा ले, ये आपको पसंद है? वहां लोगों ने मुझसे बोला कि तनखे साहब, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, अगर ये स्थिति हमारी बनी रहे तो हम जहर खा लेंगे। मैं तो स्टेट ऑफ शॉक में था। मुझे लगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस सिस्टम, और इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग ठीक नहीं करेंगे तो ये सिस्टम फेल होगा। तो आई एम ऑलवेज ऑन लुकआउट कि कैसे पब्लिक इश्यूज एड्रेस हो, कैसे पब्लिक इश्यूज सॉल्व हो। मैं उसमें सबका कोऑपरेशन लेके चलता हूं, क्योंकि आई डोंट बिलीव कि कोई भी चीज कोई आदमी अकेला कर सकता है। जो आदमी सोचता है कि मैं हर चीज खुद कर सकता हूं, अकेला कर सकता हूं, आई थिंक वो गलत है। क्योंकि जो बेस्ट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर दोज जो दूसरों में स्टेक क्रिएट कर सकते हैं। जब तक मैं किसी चीज में स्टेक होल्डर नहीं हूंगा तब तक मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस चीज में। और इसीलिए मैं कश्मीर के बारे में बोलता हूं, प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, कश्मीर में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट क्रिएट करिए। बिल्कुल। अगर आप सोचते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट से कश्मीर ठीक हो जाएगा, वो टेम्पररी है। परमानेंट पीस तभी आती है चाहे सोसाइटी में या घर में या विलेज में या टाउन में, जब आप लोगों का स्टेक उनके लिविंग में क्रिएट करोगे। बिल्कुल। हम कश्मीर पे भी आएंगे, सेक्शन 370 पे भी आएंगे। उससे पहले एक चीज़ मिस हो गई कि आप पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे होती है 2016 में, किस तरीके से ये पूरा का पूरा कौन इंस्पायर करता है? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स से मैं कनेक्टेड शुरू से था। अच्छा। पॉलिटिशियन का वकील मैं पहले से था जी। जितने मध्य प्रदेश के पॉलिटिशियंस हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, सबका मैं वकील रह चुका हूँ। सबके लिए मैं काम खूब करता था, मेरे को ट्रस्ट करते थे। और मेरी फैमिली में पॉलिटिक्स थी, इन द सेंस मेरे फादर इन लॉ, उनकी फैमिली में 40 साल से वो लोग गवर्नमेंट में थे। कर्नल मुशरान, उनके पिताजी श्याम सुंदर नारायण मुशरान। तो पॉलिटिक्स को मैं बहुत अच्छे से समझता था, जानता था जी। बट क्योंकि मैं प्रोफेशन में था और मेरे पास टाइम नहीं था, और दूसरा मैं वैसे भी बहुत बिजी रहता रहा अपनी लाइफ में, तो मैंने कभी पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे बहुत दफे ऑफर्स आए, 19 के दशक में भी आए जी, कांग्रेस पार्टी से आए कि आप प्लीज हमारे तरफ से इलेक्शन लड़ लो। पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए भी ऑफर्स आते थे। राजेश पायलट जी उन दोनों में थे, माधवराव सिंधिया जी थे। कितने बार मुझे फोन किया उन लोगों ने कि आप विवेक क्यों नहीं तुम लड़ते हो, चुनाव लड़ो, सामने आओ। हम 90 की दशक की बात कर रहे हैं। एंड आई वुड जस्ट से नो, आई वुड से नहीं, अभी मैं प्रोफेशनली एक्सेल करना चाहता हूँ, पहले मुझे एडवोकेट जनरल बन जा दीजिए, उसके बाद मैं इन सब बातों को सोचूंगा। और जब तक मैंने सोचने के बारे में, इस बारे में सोचा, ये 2014 हो गया था। और 2014 में कांग्रेस की हालत खराब तो हो चुकी थी, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ही बदल चुकी थी। बिल्कुल। तो मैं उस वक्त कांग्रेस में आया जब कांग्रेस हैड नथिंग टू ऑफर मी। मैं उस वक्त कांग्रेस में आया हूं जब कांग्रेस हैड नथिंग टू ऑफर मी। मैं कांग्रेस को के साथ खड़े होने आया तब जब कांग्रेस बिल्कुल लोएस्ट पे थी, और मैं आई वांटेड टू बिकम अ पार्टी टू ब्रिंग द कांग्रेस बैक, जिसके लिए मैं खुश हूं। कांग्रेस ही आपने क्यों ज्वाइन करी? नहीं, बीजेपी थी? क्योंकि हमारा कनेक्ट शुरू से कांग्रेस से था। बिल्कुल। बीजेपी के भी सब जो लीडर हैं उनको मैं अच्छे से जानता हूं, बहुत सारों को मैंने मुकदमों किए हैं, दे हैव बीन माय फ्रेंड्स आल्सो। बट मेरा जो डीएनए था वो शुरू से कांग्रेस से था, और क्योंकि फैमिली भी कांग्रेस से कनेक्टेड थी, और मैंने इट वाज अ नेचुरल पार्टी फॉर मी टू गो इन दैट सेंस। इट्स अ नेचुरल पार्टी फॉर मी। अभी भी मैं अपने दादाजी से जब हमारी बात चलती है तो वो सपोर्ट कांग्रेस को ही करते हैं, कि कांग्रेस के बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ये करा वो करा। तो हमारे यहाँ एक अच्छा खासा डिबेट चलता है, तो वो हर बार एक
बातचीत चलती है तो वो मुझसे पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या करा, ये चीज़ हुई, ये नहीं हुआ। तो एक बहुत अच्छा, मतलब मेरे को ये भी लगता है कि एक पुरानी जो एज है, जो थर्ड जनरेशन आज से बोलेंगे, वो एक बहुत सपोर्टिव है कांग्रेस के लिए। देखिए, मैं ये नहीं मानता हूँ एज ए लॉजिकल पर्सन कि हर चीज़ जो कांग्रेस है वो ठीक है जी, या हर चीज़ जो है ऑपोजिशन है वो रॉन्ग है। हर चीज़ वक्त की होती है। कांग्रेस भी एक वक्त की पार्टी थी। जब उस वक्त जब फ्रीडम मूवमेंट था तब कांग्रेस ही थी, फ्रीडम मूवमेंट के बाद भी कांग्रेस थी, बीजेपी तो थी नहीं। और बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो तो कांग्रेस के मिनिस्टर थे। 1950 में नेहरू कैबिनेट के मिनिस्टर थे। तो तब लेफ्ट राइट सब कांग्रेस थी उस वक्त। बट वो कांग्रेस और आज की कांग्रेस में बहुत फर्क है। वो कांग्रेस पूरे देश की कांग्रेस थी, आज कांग्रेस एक पार्टी है खाली। देयर आर अदर पार्टीज ऑल्सो, एंड बीजेपी आज एक फॉर्मिडेबल फोर्स है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप डिनाइल में रहोगे तो कभी आप उस चीज से लड़ नहीं सकते हो। बिल्कुल। बीजेपी सेक्शन 370 लाती है, एज आप एक कश्मीरी पंडित हैं, सो कांग्रेस एक अपोजिशन में रहती है उस चीज़ के। सो एज ए इंडिविजुअल और एज ए पार्टी आपका क्या थॉट्स हैं उस? देखिए, कश्मीरी पंडित एज ए कम्युनिटी ऑलवेज वॉज वॉन्टिंग 370 टू गो, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि 370 वॉज सीन एज एन इम्पेडिमेंट, बट 370 वॉज नेवर एन इम्पेडिमेंट इन माई ओपिनियन। 370 इतना डाइल्यूट हो चुका था, जब उसको अबॉलिश, जब एब्रोगेट किया गया है, तब तक उसमें कोई ताकत ही नहीं थी। वैसे भी 370 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे वॉज अ टेम्पररी मेजर, वो पूरे वक्त के लिए नहीं था। तो फिर कांग्रेस इतना अपोजिशन में क्यों थी? अब वो भी एक इश्यू है। गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे लीडर तो अपोजिशन थे उस वक्त जी, वो कश्मीर से थे और उनका एक अपना एक कश्मीर का लुक, एक उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। तो नेचुरली जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अमित शाह जी अभी एक क्रिमिनल जस्टिस पूरा नया ही लेके आए, 3 रूल्स न्यू लेके आए। एज ए लाइक आप एडवोकेसी में बहुत एक्सपीरियंस रहा, उसमें आपका क्या थॉट्स है? नहीं, वो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जो है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, आर्टिकल 38 में लिखा है, इंडिया शैल स्ट्राइव टू ब्रिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अमित शाह जी पहली बार लेके आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये संविधान में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 4 जजमेंट्स में बोला है कि इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाना चाहिए। लॉ कमीशन जो भी था ना, 138 रिपोर्ट लॉ कमीशन की जो आई है, जस्टिस BS चौहान उसको हेड कर रहे थे, उन्होंने 138 पेज की रिपोर्ट दी, पढ़ी है वो रिपोर्ट। उन्होंने कहा है प्रॉब्लम इज द टाइम इज नॉट राइप टू ब्रिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। जो आपका जो पूरा ट्राइबल बेल्ट है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना लीगली आप ला सकते हो उनके लिए। दे आर प्रोटेक्टेड बाय शेड्यूल, उनका एक शेड्यूल एरिया है, उसमें आप उनको उनके कस्टम से और उनसे टैम्पर नहीं कर सकते हो। बहुत सारी जो पार्टीज हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए बार बार पार्लियामेंट में बोला जा रहा था, एंड राइटली सो, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कंसेंसस से लाया जाएगा। मगर ये फैक्ट है कि जो हमारे पर्सनल लॉज हैं, अब पर्सनल लॉ कोई खाली मैरिज का थोड़ी होता है जी, पर्सनल लॉ अडॉप्शन का भी होता है, मैरिज का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है, अदर फैसेट्स ऑफ लाइफ के भी होते हैं पर्सनल लॉ जी। तो पर्सनल लॉ में जब आप चेंज लाते हो, किसी की भी पर्सनल लॉ में चेंज लाते हो, इट हैज टू बी आफ्टर वाइड कंसल्टेशन। तो वही लॉ कमीशन ने बोला है, यूसीसी लाइए मगर वाइड कंसल्टेशन करके लाइए, और नहीं तो तब तक जो पर्सनल लॉ में जो आपको खामियां दिखती हैं उसको अमेंड करिए, उसको ब्रिंग इट इन ट्यून विद द करंट टाइम्स। बट एज ए इंडिविजुअल और एज ए पार्टी देखा जाए तो आपके थॉट्स थोड़े अलाइंड उनसे नहीं दिखते। तो कभी ऐसा आपके पास जस्ट एक एक्सपीरियंस की कभी फ़ोन आया हो कि आप कहीं ना कहीं हमारे पाथ से अलग जा रहे हैं, क्योंकि एज ए पार्टी यूसीसी सपोर्ट नहीं कर रही है, 370 नहीं कर रही है, आप उसके सपोर्ट में एक तरह से नहीं, कभी देखिए, जब व्हेन इट कम्स टू वोटिंग पार्लियामेंट में, तो हम लोग तो पार्टी लाइन फॉलो करते हैं जी, पर्सनल व्यूज रहते हैं सबके जी। इफ यू आर थिंकिंग इंडिविजुअल, आपके अपने पर्सनल व्यूज रहेंगे, और मैं तो थिंकिंग इंडिविजुअल हूँ, मैंने तो केसेस लड़े हैं,
मैं तो ट्राइबल राइट्स के लिए भी लड़ता हूं, मैं एट्रोसिटीज एक्ट के अगेंस्ट भी जा चुका हूं, तो मेरा तो एक थिंकिंग वर्स्ट पर्सन हूं। आज तक किसी ने मुझे फोन नहीं किया और फोन करने की कोई जरूरत भी नहीं किसी को। मैंने कोई पार्टी लाइन कभी ट्रांसग्रेस नहीं की है। और एंड अपने अगर आपके थॉट्स हैं लाइफ में, अगर आप वो थॉट्स एक्सप्रेस करते हो तो ये डेमोक्रेटिक राइट है हर आदमी का। नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग और आगे चलना चाहेंगे, एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ रही है। उसको बहुत सारा हमारी टैक्स पेयर की, जैसे आप बात कर रहे थे कि टैक्स कम होना चाहिए, 3 बार इलेक्शंस हो रहे हैं हमारे देश में इस जस्ट 5 साल के पीरियड में। बहुत सारा पैसा जा रहा है और पैसा हम जैसे इंडिविजुअल्स जो टैक्स पे कर रहे हैं उनका ही जा रहा है। सो एज ए पार्टी, एज ए लॉयर और एज एन इंडिविजुअल, 3 अलग अलग थॉट आपके क्या हैं? देखिए, एज अ आइडिया nobody can say it's a bad idea. One nation, one election. Nobody will say it's a bad idea. But क्या वो जो आइडिया है आज के कॉन्टेक्स्ट में इम्प्लीमेंटेबल है? आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, चूज किया है, राइट और रॉन्ग। हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं है जी। पार्लियामेंट्री सिस्टम में असेंबलीज प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो जाती हैं, कई दफे झगड़े आ जाते हैं, 5 साल सरकारें नहीं चल पाती हैं, तो अलग अलग टेन्योर्स हो जाते हैं। तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन मीन्स देयर हैज टू बी ए डेफिनेट डेट। उस तारीख को हर सरकार का टेन्योर खत्म होना चाहिए और नया टेन्योर स्टार्ट करना चाहिए। रोटरी में होता है 30 जून को रोटरी ईयर खत्म हो जाता है, 1 जुलाई से नया प्रेसिडेंट बन जाता है ना। ये सिस्टम तो मतलब इंडिया में हो नहीं सकता ना। हमारे 2 स्टेट्स में चुनाव, 3 स्टेट्स में अभी हुए हैं, बैंगलोर में अभी हुआ है चुनाव, तो अब बैंगलोर को वन नेशन वन इलेक्शन में कैसे ज्वाइन कराएंगे? हिमाचल में चुनाव अभी हुआ है, पंजाब में 2 साल पहले हुआ है, तो ऐसे कई स्टेट्स हैं जिसमें चुनाव बाद में हुए हैं। तो आप और दूसरा, ये कोई गारंटी नहीं है कि मध्य प्रदेश में आपकी चुनाव होता है। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। चुनाव होता है। होप ऑल हो, आई एम एज ए पार्टी मैन होपफुल कि कांग्रेस विल विन, बट अल्टीमेटली पब्लिक डिसाइड करती है कि वेदर इट इज ए पार्टी विंस, बी पार्टी विंस, या हंग पार्लियामेंट है, हंग असेंबली है। सपोज नेक्स्ट टाइम हंग पार्लियामेंट आता है और पार्लियामेंट का इलेक्शन उसके बाद 6 महीने बाद दूसरा होता है। 90s में ऐसा हुआ था, 13 दिन एक गवर्नमेंट चली थी, 13 महीने दूसरी गवर्नमेंट चली थी, उसके बाद थर्ड गवर्नमेंट 5 साल चली थी। तो पार्लियामेंट का इलेक्शन बीच बीच में होता चला गया, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा? मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसको कॉन्स्टिट्यूशनली आप कैसे इन्फोर्स करोगे, ये मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं। अगर संभव है, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में फिक्स टर्म होता है, बट फिक्स टर्म डिपेंड्स ऑन द फ्लूइडिटी ऑफ द सिचुएशन। अगर असेंबलीज 5 साल चल पाती हैं या पार्लियामेंट 5 साल चल पाता है तो होगा, और उनके अलग अलग डेट्स ऑफ डिसोल्यूशन होंगे तो अलग अलग डेट्स होंगे। आपको एक प्रेसिडेंट रूल लाते हो तो एक साल के अंदर आपको चुनाव कराना पड़ता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो कैसे आप ऑल टाइम्स टू कम वन नेशन वन डेट कैसे करोगे? मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा है, संभव ही नहीं है। और अगर आप खाली, क्योंकि 4-5 आप चुनाव में बीजेपी इज एट ए डिसएडवांटेज टुडे, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस वक्त नहीं जीत पा रही है 4-5 चुनाव, तो उसको ऑब्विएट करने के लिए आप नेशनल चुनाव और ये चुनाव को जोड़ रहे हैं। उसको ऑब्विएट करने के लिए अगर नेशनल चुनाव इसको जोड़ रहे हैं, देन इट्स अ पॉलिटिकल मूव। एक होता है जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल मूव, जहां आप देश के लिए सोच रहे हो और देश के लिए आप एक चीज कर रहे हो, और एक है कि आज आप शायद आप जीत नहीं पा रहे हो। ऐसा है कि मेरा ये कहना है कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल एंड देयर इज अ पॉलिटिकल एंगल। अगर ये चीज आप पॉलिटिकल एंगल से ला रहे हो तो आपका फेल हो जाएगा। अगर ये आप कॉन्स्टिट्यूशनली सोचते तो इट्स नॉट अ बैड कॉन्सेप्ट, बट इट कांट हैपन। इट कांट हैपन क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हाउ विल यू इंश्योर वन डेट? जब आप कैन यू से कि नेक्स्ट पार्लियामेंट 5 साल चलेगा? हु नोज, वी डोंट नो। 90s में पार्लियामेंट 3 इलेक्शंस हुए 5 साल में जी।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन द रेलम ऑफ इम्प्रैक्टिकलिटी आप जा रहे हो, एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा? अगर आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो, मात्र इन इलेक्शंस को अभी आप नहीं कराना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके चांसेस अच्छे नहीं है इस वक्त, इसलिए इनको आगे बढ़ा के एक प्रीटेक्स्ट लेके, एक कैमोफ्लेज लेके इसको वन नेशन वन इलेक्शन कह के कराना चाहते हो, तो इट विल बी एक्सपोज्ड। जो रिजल्ट अभी होगा वो 6 महीने बाद भी होगा। तो आपका मोटिव इज इंपॉर्टेंट, आप किस लिए कर रहे हो? अब आप देश के लिए कर रहे हो कि खुद के लिए कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब जब इलेक्शन की बात चल रही है, मध्य प्रदेश में भी आने वाले 2-3 महीनों में इलेक्शंस है, ग्राउंड रिपोर्ट पे देखा जाए इस बार तो केजरीवाल जी भी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कैसे कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है, या फिर क्या एक केजरीवाल एक अच्छा सीट लेके जा रहे होंगे? सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी नॉन स्टार्टर है मतलब अभी वो उनके ठीक है थोड़ा छोटा सा प्रेजेंस है, बीच बीच में वो आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को मैं सालों से जानता हूँ, मेरे मित्र भी हैं वो जी। मैंने उन लोगों के केसेस भी बहुत किए, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो तो अभी यहाँ नॉन स्टार्टर्स हैं। यहाँ इसेंशली जो बैटल है इज बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस जी। ये कांग्रेस स्टेट थी टिल 2004, उसके बाद बीजेपी हैज़ बीन इन पावर फॉर 18 ईयर्स, बीच में 18-15 महीने कांग्रेस थी। तो फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ बैटल इज बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, और बीजेपी की जो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी को खा रही है। अब आप कहेंगे क्यों खा रही है? ये एक इसको कहते हैं वोटर फटीग, ये सबके साथ होता है। जब शीला दीक्षित जी के 3 टर्म्स हो गए थे, शी वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा फेस था, बड़ा सॉफ्ट फेस था। दिल्ली ने खूब डेवलपमेंट देखा था शीला जी की लीडरशिप में। जब 3 टर्म्स हो गए तो शीला जी अपना भी इलेक्शन हार गई। क्यों हार गई? वोटर फटीग। तो आज शिवराज जी इज फेसिंग अ वोटर फटीग, इसलिए वो वोटर फटीग पोस्टपोनिंग द इलेक्शन से भी नहीं जाएगा, बल्कि लोग और इरिटेट होंगे। तो लाइक इलेक्शन के अगर एज ए बीजेपी देखा जाए तो दूसरा फेस क्या देखते हैं? सिंधिया जी को देखते हैं एज ए सीएम फेस? अब बीजेपी तो खुद दे हैव टू टेक अ कॉल, इसमें मैं क्या कह सकता हूं? जस्ट एज ए अगर आपको एज ए कंसल्टेंट रखा जाए तो नहीं, किसका फेस रखा जाए तो जीत जाएगी? मैं बीजेपी की फॉर्च्यून्स पे स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा। I'll be happy if they decide their own fortunes. बिल्कुल। अभी तो आपने ऐसा कुछ कमेंट नहीं दिया, थोड़ा सा आप पीछे हटे, बट आपका कांग्रेस से हटके देखा जाए, कांग्रेस के अलावा किसको आप एक अच्छा पॉलिटिशियन मानते हैं? किसको जो एक फेमस से हैं जिनको आप एज ए गुड लीडर बोल सकते हैं अपोजिशन में या कहीं पे? मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को एडमायर करता था। मेरे मन में आ ही गया था। इसलिए मैं एडमायर करता था कि उनकी जो बोलने की शैली थी जी, बहुत उम्दा थी। वो अपनी पूरी बात भी बोल देते थे और बड़े मधुर वर्ड्स में बोलते थे और किसी को बुरा भी नहीं लगता था। लीडरशिप उसको कहते हैं। लीडरशिप में उसको मानता हूँ जब आप बोलें तो पूरा देश आपको सुने, उसको मैं लीडर मानता हूँ। अभी प्रेजेंट में कोई सा फेस ऐसा मुझे आज के दिन ऐसा नहीं समझ आता है जी, मगर आई एम श्योर इन द टाइम्स अहेड लोग इमर्ज होंगे, क्योंकि देयर आर ऑलवेज गैप्स इन एनी सिचुएशन। आजकल पॉलिटिशियंस को थोड़ा सा हीरो फेस देखा जाता है। लाइक मोदी जी की एक अलग ब्रांडिंग हो रखी है, योगी जी की अलग है, राहुल जी ने थोड़ा सा अभी दाढ़ी भी बढ़ाई, एक अलग थोड़ा हीरोइक मोमेंट चल रहा है। तो क्या हम पॉलिटिशियंस को कुछ इस टाइप से देखना चाहते हैं, या फिर किस तरीके से ये पूरा बैकएंड में कैसे काम करता है वो थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा। देखिए, हर पार्टी अपने लीडर्स की ब्रांडिंग करती है जी। मोदी जी भी पूरे ब्रांड मास्टर हैं, मार्केटिंग के हीरो हैं, हर चीज इवेंट मैनेजमेंट है, तो दैट्स अ स्टाइल। इसमें ये न्यू जनरेशन लाइक करती है इसको। ये एक पॉलिटिकल चेंज है पहले से, पास से जी। जो मोदी जी की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, दिस इज अ चेंज। ये न्यू जनरेशन को अपील करती है, इसलिए वर्क कर रही है। इसमें कोई बुराई थोड़ी है। तो राहुल जी भी क्या उस बात पे आए? राहुल इज अ यंग मैन, राहुल आल्सो नाउ इज ब्रांडिंग हिमसेल्फ। अच्छा है, बिल्कुल, क्योंकि उनकी देखिए दोनों की कंटेंट अलग है। मोदी जी
is perceived as a tough man. अपने एडवर्सरीज के साथ भी टफ है, अपने दोस्तों के साथ भी टफ है. परसेप्शन की बात हो रही है. राहुल इज सीन एज अ सॉफ्ट मैन. वो कहते हैं वो आजकल उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है. तो दोनों अलग पर्सनालिटीज हैं जी. एंड उनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता. एक डाइड इन द वुल पॉलिटिशियन है जी. और एक यंग एस्पिरेशनल इंडियन बॉय है, यंग मैन है, जो इंडिया को एक दूसरे स्पेक्ट से देखता है, जिसमें ही वांट्स इंडिया टू ग्रो एज ए लिबरल डेमोक्रेसी. सो दैट इज व्हाई हमारे जैसे लोग जो बेसिकली लिबरल हैं इन हार्ट, हम लोग वी आर वेरी इंक्लूसिव इन आवर नेचर. हम लोगों को राहुल की पॉलिटिक्स समझ भी आती है, बेटर लगती है. आपने एक यंग जनरेशन यूथ की बात करी, यूथ कांग्रेस भी बहुत चलता है, बट राजस्थान में देखा जाए तो सचिन पायलट जी को एक तरह से सीएम फेस नहीं बनाया जा रहा. सो थोड़ा सा किस तरीके से इस यूथ को देखेंगे? देखिए, हर पार्टी में ये कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा, ओल्ड गार्ड न्यू गार्ड. एंड ये जनरेशन चेंज आता है, एंड जनरेशन चेंज कभी इजीली आता है, कभी तकलीफ से आता है. तो ठीक है, गहलोत जी एक एस्टैब्लिश्ड लीडर है, और आई एम श्योर विद पैसेज ऑफ टाइम ही विल एग्जिट. ऑफ कोर्स विद पैसेज ऑफ टाइम न्यू सचिन टाइप के जो नए लीडर्स हैं वो आगे बढ़ेंगे. अगर आज ज्योतिरादित्य जी सपोज कांग्रेस में रहते और छोड़ के नहीं जाते, आज ही कुड हैव बीन अ नेचुरल लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द न्यू सिनेरियो. तो एज आई सेड, every party is looking for aspirational people, and जो सबसे अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज को आगे ला सकेगी वो पार्टी सक्सीड करेगी. बिल्कुल. जैसे हम उड़ान में यंग जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स मीटअप होने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को हम बूस्ट अप कर रहे हैं, बट आजकल जैसे कांग्रेस भी प्रमोट कर रही है, बीजेपी भी प्रमोट कर रही है, यंग फेस लेके आना चाहते हैं, यंग लीडर्स बनाना चाहते हैं. सो सपोज, वैसे तो मैं नहीं जाऊँगा, या फिर फ्यूचर में होता है अपॉर्चुनिटी मिलती तो देखेंगे, बट मान लीजिए मुझे जाना है पॉलिटिक्स में, तो मेरे को पता रहता है कि बीटेक में 4 साल में करूँगा तो मेरे को एक इंजीनियरिंग डिग्री मिल जाएगी, 2 साल और करूँगा तो एमटेक, ये सब हो जाएगा. बट इन पॉलिटिक्स किस तरीके से ये पूरा काम करता है? मैं किस तरीके से विधायक जी, एमएलए जी बन सकते हैं, एमपी जी बन सकते हैं? देखिए, एंट्री पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं जी. कांग्रेस में जैसे या किसी भी पार्टी में एक पार्टी का एंट्री पॉइंट होता है जो आदमी यूथ विंग से जुड़ जाता है पार्टी से. जैसे बीजेपी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अरुण जेटली और तमाम लोग तब से जुड़े थे और बढ़े एंड रीच्ड अप टू द टॉप. हमारे यहाँ भी आप देखोगे यूथ कांग्रेस से ये तमाम गुलाम नबी आज़ाद साहब लेके देखिए, आनंद शर्मा, जितने ये लीडर्स थे ये यूथ कांग्रेस की उससे आए, पेडिग्री से आए. रंजीत सुरजेवाला यूथ कांग्रेस, अपना कुंवर जितेंद्र सिंह, ये जितने जो यंगस्टर जो आज आपको सामने दिख रहे हैं, ये सब उस पार्टी के पैसेज से आए. तो एक ये एंट्री होती है पॉइंट जिसमें यू फ्रॉम द एक लैटरल एंट्री से आप ऊपर बढ़ते हो, और ग्रेजुअली फ्रॉम एनएसवाई टू यूथ कांग्रेस, यू टू सीनियर कांग्रेस, देन यू बिकम एमएलए, एमपी, व्हाटएवर. कुछ ऐसे समय सीमा मगर कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं जी, जो बीच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्टली करते हैं ना. इसको एयर ड्रॉपिंग नहीं कह सकते जी. हम वी आर अचीवर्स. हमने लाइफ में ऑलरेडी अचीव कर लिया है. आज पार्टी को हमारी आवश्यकता है, हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता है. जो हम कर सकते हैं वो यूथ कांग्रेस से आए लड़के नहीं कर सकते. उनकी पॉलिटिक्स अलग है. हमारा, वी कैन बी थिंकर्स, वी कैन बी द आइडियोलॉग ऑफ द पार्टी. आज हम जब बोलते हैं कोई चीज तो उसको सीरियसली सुना जाता है, इवन ऑपोजिशन उसको सीरियसली समझने की कोशिश करता है. बट बहुत सारे ये जो पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस होते हैं, ये कोई रोज बोलते रहते हैं, इनकी बात सुनता कौन है? पेपर में छपता, बात खत्म हो जाती है. तो यू हैव डिफरेंट एंट्रीज. आज रघुराजन सपोज पॉलिटिक्स में आएंगे तो डिफरेंट लेवल पे आएंगे. अगर मनमोहन सिंह पॉलिटिक्स में आए तो डिफरेंट लेवल से आए.
तो देर आर डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स ऑफ पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में हर आदमी शुरुआती दौर से नहीं आता है, ना हर आदमी आखिरी दौर से आता है. इट ऑल डिपेंड्स. आपकी सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, पार्टी की रिक्वायरमेंट क्या है, उस वक्त का तकाजा क्या है, उसमें डिपेंड करता है कि कौन कितना बढ़ सकता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बिल्कुल. अब जब एमपी की हम लोग बात कर रहे हैं और व्यापम ना आए तो थोड़ा सा इंटरव्यू मेरे को लगता है फीका रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा. सो थोड़ा सा व्यापम पे क्या थॉट्स हैं? देखिए, व्यापम वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स ऑफ द सेंचुरी, रिक्रूटमेंट स्कैम्स. इन्होंने उसको सीमित कर दिया टू मेडिकल कॉलेज एडमिशंस और हज़ारों की संख्या में मेडिकल स्टूडेंट्स को जेल भेजा, उनकी सीट्स कैंसिल की, उनके माता पिता रात को 12 बजे अपने घरों से कूद के भागे जब पुलिस उनके पीछे आती थी. एक बहुत शर्मनाक फेस था मध्य प्रदेश का. जो विक्टिम्स थे उनको अक्यूज बना दिया गया. यू क्रिएट अ सिचुएशन, जब पैसे से एडमिशन होता है तो मैं भी क्या करता कि मेरा बच्चा होता, मैं भी पैसा देता, और फिर उन्हीं को आप अक्यूज बना देते हो कि एज इफ यही लोग अक्यूज हैं. फैक्ट यह है कि जो पॉलिटिशियन था, द ब्यूरोक्रेट था, वो करप्ट था. उसने ये सिचुएशन क्रिएट की थी. आपने उस पर इन्वेस्टिगेशन, लार्जर इन्वेस्टिगेशन कभी होने नहीं दिया. एक दो को स्केपगोट बनाया और खत्म करवा दिया. दिस इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स. कि पॉलिटिक्स ऑलवेज इज अ मैनेजमेंट का एक स्किल होता है उसमें, पॉलिटिक्स में, कि आप कोई भी चीज़ को आउट ऑफ कंट्रोल मत जान दो और उसको लिमिट करके उसको ख़त्म करा दो. बट व्यापम मेरे ओपिनियन में इज स्टिल एन अनफिनिश्ड सागा. I don't think the last word has been said on Vyapam. I am sure with the change of government, there will be a new investigation also in Vyapam. And जो लाजा conspiracy थी, उस पे भी I am sure light would be thrown, because जो हजारों बच्चों का जो बलिदान हुआ उसमें, इन द सेंस जिन्होंने सीट लूज की, जिन्होंने रातें खोई, हजारों पेरेंट्स ने अपना पैसा खोया, उनकी वो एक, मैं नहीं कहूँगा बट एक वर्ड है शहादत, जो उनकी उन्होंने जो पेन एक्सपीरियंस किया, उस पेन को हम ऐसे नहीं ख़त्म होने देंगे. जो अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर आना चाहिए. जिन लोगों ने ये सब किया है उनको एक दिन पनिश होना चाहिए. सो अब ये थोड़ी डार्क साइड से हम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे आते हैं. आपका एक ट्रस्ट है, जस्टिस तनखा मेमोरियल ट्रस्ट. उसमें आप बहुत सारी सेवा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं. मैं उसके बारे में चाहूँगा कि आप कुछ थोड़ा उस पर रोशनी डालें. देखिए, उस ट्रस्ट के माध्यम से मैं जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए हम 5 स्कूल्स, जी, डिसेबल्ड बच्चों के हम 5 स्कूल चला रहे हैं और करीब 700-800 बच्चे हैं. जनरली हम लोग स्टेट एड नहीं लेते हैं, हम लोग सोसाइटी, सिविल सोसाइटी के हेल्प से इन स्कूल्स को चलाते हैं. जी. और मेरे को लगता है कि वो बच्चे, दे आर गॉड्स ओन चिल्ड्रन. जैसे आप कहते हो केरल को गॉड्स ओन कंट्री, दे आर गॉड्स ओन चिल्ड्रन. उन बच्चों में और दूसरे बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है. उनकी भी जीवन में एस्पिरेशंस हैं, वो भी चाहते हैं कि गुड लाइफ, फ्रेंडशिप. दे डोंट वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ ह्यूमिलिएशन, जो कि हम लोग इन बच्चों को एक ह्यूमिलेटिंग लाइफ देते हैं. तो मेरा एक लाइफ का एक ये भी एक मोटो है कि मैं उन लोगों को जो डिप्राइव्ड हैं, जो डिनाइड हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकूं, उसके लिए मैं अपने तरह से कोशिश करता हूँ. ये आइडिया कहाँ से हुआ? लाइक आइडिएशन होके कैसे एग्जीक्यूशन में? बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, जब मैं रोटरी का प्रेसिडेंट था 1996 में. जी. और मैंने पहला स्कूल जबलपुर में स्टार्ट किया था. एंड उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस JS वर्मा, उस स्कूल को इनॉग्रेट करने जबलपुर आए थे. अब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे दिग्विजय सिंह जी, वो खुद भी आए थे, उनकी पूरी कैबिनेट आई थी. और आई थिंक उस दिन से वो स्कूल जो चला है, टुडे इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मैं सेफली कह सकता हूँ, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स एंड एफर्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन. सो नाइस सर. अब एक व्यापम तो हुआ उस पर, जो भी जैसे आपने बताया, उसके बाद क्या एक रिपीटेटिव चीज़ हमें पटवारी के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें भी दिख रही है? बहुत सारे लोग, मतलब जो टॉपर्स हैं, उनसे जो बेसिक चीज़ पूछी जा रही है, जस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछ ली जा रही है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
एमपी में वो तक नहीं बता पा रहे हैं? देखिए, मेरा यही तो नाराज़गी है करंट गवर्नमेंट से, वो यही है। आपको लोगों ने 18 साल की अपॉर्चुनिटी दी। चलिए, व्यापा में एक एपिसोड था लाइफ का आपका, बट उस एपिसोड को के बाद आपको चीज़ें तो बदल देनी थी ना। आपको यू शुड हैव इंश्योर्ड कि ये सब व्यापम के बाद कभी ये चीज़ ना हो पाए। ये तो आपके हाथ में था, बट आपने उस सिस्टम को चलाया और आज तक चला रहे हो। आप आज तक वही चाहते हो कि बैकडोर से एंट्री हो, गलत ढंग से एंट्री हो, तो मेरिटोरियस बच्चों का क्या होगा? जिस सोसाइटी में मेरिट को रिकग्नाइज नहीं करोगे, वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। जिस सोसाइटी में मेरिटोरियस बच्चे दुखी होंगे, वो सोसाइटी सुखी नहीं रह सकती। आई बिलीव एंड आई सिंसियरली बिलीव कि मेरिट मस्ट बी रिकग्नाइज्ड, मेरिट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। अगर हमको ग्रो करना है एज अ सोसाइटी, हमको मेरिटोरियस लोगों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। बिल्कुल। सो अब थोड़ा सा हम एक फन साइड पे जाते हैं, जहाँ पे मान लीजिए आपको एक मौका मिला है, आप आपकी लाइफ स्विच कर सकते हैं, मतलब आप कोई और पर्सनैलिटी बन सकते हैं। और क्योंकि हम 16 सितंबर को आप फोकस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे उड़ान कॉन्क्लेव के माध्यम से, सो ऐसा कौन सा एंटरप्रेन्योर होगा जिसकी लाइफ आप जीना चाहोगे और क्यों? अगर इफ आई हैड अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी, एक दूसरी अगर मेरे को ऑप्शन मिलता लाइफ में टू बिकम समथिंग, पॉसिबली आई वुड लाइक टू बिकम अ सिंगर। मैं गाना गा नहीं सकता हूँ, बट मैं गायकी का बड़ा वो हूँ फैन, और स्पेशली गजल्स। और अगर मैं गजल सिंगर बन सकता होता लाइफ में, तो आई वुड हैव बीन अ वेरी हैप्पी मैन। तो अभी आप बाथरूम सिंगर हैं? नहीं, बाथरूम सिंगर भी नहीं है, बट मैं इंजॉय बहुत करता हूँ म्यूजिक को जी। मैं आई लव म्यूजिक, एंड स्पेशली जो हैवी म्यूजिक एंड हैवी सिंगिंग, जहाँ पर मीनिंगफुल सिंगिंग होती है जी। और मैं जब अमेरिका गया 1982 में, तो एवरी इंडियन होम को जो मैं विजिट करता था, वहाँ चित्रा जगजीत गूंजते थे। वहीं से मेरे को गज़ल का शौक जी। वो मिला। और उसके बाद जब मैं इंडिया आया तो जगजीत चित्रा वर रेज। फिर 90s के दशक में मैंने तलत अजीज़ को कई बार जबलपुर बुलाया, मेरे दोस्त भी हो गए हैं। पंकज उदास को बुलाया, अनूप जलोटा जी को बुलाया, सबको हमने बुलाया। हम तो एनुअल शोज भी करते थे जबलपुर में, एंड दीज वुड बी नॉर्मली चैरिटी शोज फॉर द ओल्ड एज होम, फॉर स्पेशल चिल्ड्रन या अदर इश्यूज को लेके, फॉर रेड क्रॉस। तो मेरे को समा गायकी और ये संगीत का बहुत शौक है, और मैं गाता नहीं हूँ बट गाना एंजॉय करता हूँ। मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपको एक साल का मान लीजिए ड्रॉप मिल रहा है, एक साल आपको ऐसा मिल रहा है कि आप जहाँ पे कुछ नई चीज़ सीख सकते हो, नई जगह जा सकते हो, तो सिंगिंग सीखते कि कुछ और रहता आपका? मैं आज भी आई विल बी हैप्पी अगर कोई मास्टर को लेके मैं हारमोनियम लेके बैठूं और कोशिश करूं कि मैं गा सकूं। फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा 2030 में जाते हैं हम लोग, तो एक क्या विजन और क्या ड्रीम देख रहे हो आप उस टाइम की 2030 में आप ये चीज़ देखना चाहोगे, या फिर ये चीज़ आपकी तरफ से कुछ फुलफिल हो रही हो सोसाइटी में? देखिए, मेरे ओपिनियन में, अब मैं पूरे देश की बात तो नहीं कर सकता हूँ, देश तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं अपने स्टेट की बात कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगले 6, 8, 10 साल में मेरे स्टेट का चेहरा बदले। स्टेट एक अलग तरीके से देखा जाए एज अ मॉडर्न स्टेट। अब जैसे जबलपुर है ना, जबलपुर में 30 साल से कुछ हुआ ही नहीं है। वहाँ आज भी 10,000 बच्चे जबलपुर के पूना और बाहर जाके पढ़ते हैं। जबलपुर में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं बट वो क्वालिटी नहीं है। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं बट क्वालिटी नहीं है। एक ट्रेन मरीजों की रोज नागपुर जाती है, रोज हर दूसरे दिन एयर एम्बुलेंस सीरियस पेशेंट्स को लेके बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें बंद हों। ये जो हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी यही मिलनी चाहिए। उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी यहाँ दीजिए, अच्छे इंस्टीट्यूशंस खुलवाइए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ लाइए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, जॉब प्रोवाइडर्स को इनकरेज करिए। जॉब सीकर्स तो वैसे ही उनको जॉब मिलेगी। बिल्कुल। तो एक नए एस्पिरेशनल मध्य प्रदेश का जन्म होना चाहिए, और उस एस्पिरेशनल मध्य प्रदेश को मैं देखना चाहता हूँ।
मैंने तो बोला था जबलपुर को, मेरे को इलेक्ट नहीं किया, ये उनका दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य नहीं है। अच्छा, मैंने तो बोला था जबलपुर को, मेरे को आप एमपी बनाओ, मैं पीपीपी मॉडल में एक सिटी बनवाऊंगा, उसमें एक स्टेडियम रहेगा, फुटबॉल स्टेडियम होगा, क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम हम बना नहीं सकते, बनाएंगे तो मैच नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्टेट में 2 से ज़्यादा टेस्ट वेन्यूज नहीं हो सकते। ग्वालियर और इंदौर ऑलरेडी बन चुके हैं, भोपाल वैसी वेटिंग लिस्ट में है, तो जबलपुर का तो कोई चांस ही नहीं था। मैंने कहा फुटबॉल का हम एक सबसे बड़ा एरिना बना देंगे। मैंने प्रफुल्ल पटेल जी से बात कर ली, सबसे बात कर ली, और पीपीपी मॉडल में हम एक नई सिटी बना देते, हम उस विश्व की गेम्स को जबलपुर में ले आते, जबलपुर में एक नई फुटबॉल सिटी बना देते। कोई बड़ी चीज नहीं है करना, मगर जबलपुर के लोग भी नहीं सोच पाए कि मैं कुछ कर सकता हूं। जबलपुर अपने ही आइडिया से पीछे पिछड़ गया। जो जबलपुर है, देखिए कोई आदमी आपको पिछाड़ नहीं सकता, आप खुद पिछड़ते हो जब आप करेक्ट लोगों को वोट नहीं देते हो और सेलेक्ट नहीं कर पाते हो। जब आप अच्छे स्टूडेंट्स को रिक्रूट नहीं करोगे अपने इंस्टीट्यूशन में, तो आपका इंस्टीट्यूशन खराब हो जाता है। वैसे ही जब आप बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट नहीं करोगे, तो आपको जो आपने जिसको इलेक्ट किया है उसी लेवल पे चलना पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि लाइफ में योर जेनिथ इज योर इमेजिनेशन। हर आदमी अपने इमेजिनेशन तक चीजों को आगे बढ़ा सकता है। और एक छोटा एग्जांपल देता हूं गौरव का। गौरव आपके मानसरोवर का जो आजकल क्या है, गौरव को पता नहीं सीईओ और सीईओ है क्या है, बट जो भी है, जिस तरह से उन्होंने मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ा रहे हैं, देखो ये न्यू जनरेशन का ये एक एप्टीट्यूड है। ऑफ कोर्स दिस इज एस्पिरेशनल इंडिया। जब भोपाल और जबलपुर के बच्चे दुबई में कैंपसेस खोलेंगे, लंदन में कैंपसेस खोलेंगे, मेलबर्न में, एडिलेड में खोलेंगे, तब मैं सोचूंगा मध्य प्रदेश हैज रीच्ड दैट स्टेज जब हमारे बच्चे वहां एक्सेल करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।